अस्सलामुअलैकुम। तो बहुत ज़्यादा आप लोगों को प्रॉब्लम हो रही थी केमिस्ट्री का मॉडल पेपर सॉल्व करने में। तो जहाँ कहीं आपको प्रॉब्लम होगी पढ़ाई में, इंशाल्लाह एमी इंग्लिश सेंटर आपको ज़रूर वहाँ पर सपोर्ट करेगा। क्यों? देखो, मैंने लेक्चर्स अपलोड किए, मैंने नोट्स जो है वो आप लोगों के लिए बनाए। बेशक बाय करने पड़े आपको, लेकिन बनाए मेहनत करके पूरी तरह से। अच्छा, और आप लोगों को फिर जो है वो गेस्ट पेपर बना के दिए। बेशक उसकी फ़ीस थी, लेकिन मेहनत करी हम लोगों ने। अच्छा, उसके बाद आपके लिए जो है वो अब मॉडल पेपर को सॉल्व कर दिया है, तो आपके लिए आसानी हो गई है। मॉडल पेपर बेशक दूसरे टीचरों ने सॉल्व किया है, लेकिन मैं यहाँ पर एक्सप्लेन कर रहा हूँ, तो कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत कंट्रीब्यूशन मेरी भी है। तो चैनल सब्सक्राइब कर लिया करो। अब मैंने कहना छोड़ दिया है, तो लेकिन आप सब्सक्राइब जरूर करा करो, ठीक है। अब आ जाओ केमिस्ट्री मॉडल पेपर के सॉल्व पर आ जाओ। अब केमिस्ट्री का पेपर आपके पास एक मुश्किल पेपर होता है। मैथ के बाद अगर सबसे कोई मुश्किल पेपर होता है वो तो केमिस्ट्री का होता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा मुश्किल पेपर बच्चों को मैथ का लगता है, उसके बाद केमिस्ट्री और उसके बाद फिजिक्स। बाकी पेपर्स तो एज़ कम्पेयर टू इन पेपरों के आसान होते हैं, ठीक है। अगर उसमें आपने ज़्यादा अच्छी तैयारी नहीं भी करी है तो आप कुछ ना कुछ लिख लेते हो। सबसे ज़्यादा सप्लीज जो आती है ना, वो मैथ, केमिस्ट्री, फिजिक्स के पेपर्स में आपको मिलेंगी देखने को। तो अब इसका मॉडल पेपर आ गया है। मैंने कभी ये बात नहीं कही है कि मॉडल पेपर बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है, कभी मैंने ऐसा नहीं कहा। मैंने हमेशा ये कहा है कि मॉडल पेपर से 2-3 क्वेश्चंस आ सकते हैं, लेकिन मैंने ये भी नहीं कहा कभी कि तमाम क्वेश्चंस ही आ जाएंगे। अगर ऐसा हो गया तो फिर तो बच्चे मॉडल पेपर ही तैयार करके चले जाएंगे सिर्फ, तो उसी से पास हो जाएंगे। तो इसलिए ये याद रखना। अब आ जाओ इसके मॉडल पेपर को सॉल्व की तरफ देखते हैं ले जाकर। अच्छा, पहले ऐसा होता था कि सिर्फ एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता था, डिफाइंड आइसोटोप्स, बात खत्म। लेकिन अब वो पैटर्न बदल गया है। अब आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है, उसके बाद दूसरा क्वेश्चन उसके साथ पूछा जा रहा होता है। तो यहाँ भी बिल्कुल सेम तरीक़ेकार हुआ है। कहा जा रहा है व्हाट आर आइसोटोप्स। आइसोटोप्स क्या हैं? आप ये जो है वो मैट्रिक में भी पढ़ेंगे और 9 में भी यहाँ पर मौजूद है। मैट्रिक में आप ये फिजिक्स में आखिरी चैप्टर्स में पढ़ेंगे जाके, सेकंड लास्ट। आइडेंटिफाई द नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन प्रेजेंट इन। अच्छा, प्रेजेंट इन से क्या मुराद है कि जो ये आपको एलिमेंट्स दिए हैं ना, इसमें बताओ नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने हैं, ठीक है। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, सबसे पहले आपने आइसोटोप्स डिफाइन करना है। आपने ऐसा नहीं करना कि पहले नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कार्बन और क्लोरीन के बता देने, ऐसा नहीं करना। क्यों? क्योंकि आप जो है ना, ऐसा तो कर सकते हो कि क्वेश्चन नंबर 2 नहीं किया तो 3 कर लिया, 4 कर लिया, और फिर 5 छोड़ दिया तो फिर दोबारा 2 कर लिया। ऐसा नहीं, ऐसा तो आप कर सकते हो बेशक, लेकिन क्वेश्चन में जो पैटर्न है उसको ज़रूर फॉलो करना है। अगर पहले आइसोटोप्स पूछा है तो पहले आइसोटोप्स डिफाइन करो। अगर आप पहले जो है वो नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कार्बन के और क्लोरीन के डिफाइन करोगे, तो मैं भी अगर चेक कर रहा हूँ आपका पेपर, तो मुझे पता चल जाएगा कि या तो आपने जो है वो आंसर जो है वो कहीं से देखा है, या तो फिर जो है वो आपको आता नहीं था, आपने आगे पीछे से लिख दिया है। तो इस तरह से मेरे भी दिमाग में चीज़ें आएंगी कि ऐसा क्यों किया आपने। जब पहला क्वेश्चन में पहला हिस्सा पूछा है तो पहला ही बताना होगा आपने। तो क्वेश्चन में आप आगे पीछे नहीं कर सकते कि पहला पार्ट बाद में बता रहे हो दूसरा पार्ट पहले, नहीं। क्वेश्चन में पार्ट्स को हमेशा फॉलो करा जाएगा। तो सबसे पहले आइसोटोप्स पूछे हैं, तो आपकी जिम्मेदारी है कि आपने सबसे पहले आइसोटोप्स ही बताने हैं। अब देखो, ऐसा कुछ पेपर में कहीं भी नहीं लिखा होता आपके पास, लेकिन ये कुछ एटिकेट्स होते हैं जो कि हमें पता होने चाहिए कि पेपर अटेम्प्ट करते हुए कैसे फॉलो करते हैं इन्हें। अच्छा, सबसे पहले आइसोटोप्स। तो भाई आइसोटोप्स क्या होते हैं? हमारे पास के सेम एलिमेंट है, नंबर ऑफ प्रोटॉन उसके सेम है, लेकिन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन तब्दील होते जा रहे हैं, तो ये आइसोटोप्स होते हैं हमारे पास। जैसे कि आपके पास जो सबसे फेमस आइसोटोप है वो हाइड्रोजन का होता है ना, प्रोटियम, ट्यूट्रियम, ड्यूट्रियम। तो वो आपके पास उसमें जो है वो नंबर ऑफ प्रोटॉन तो 1 ही रहता है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन जो है वो तब्दील हो रहे होते हैं। तो ये आपके पास आइसोटोप्स होते हैं। बस आपने आइसोटोप्स डिफाइन करना है। कोई एग्जाम्पल अपने पास से देना चाहो तो दे सकते हो, यहाँ पर तो नहीं है, और कोई ज़रूरी भी नहीं है कि एग्जाम्पल देनी ही है, चाहो तो दे सकते हो। इससे ये साबित होता है कि फिर आपने कुछ अपनी तरफ से भी नॉलेज हासिल कर रखी है। अच्छा, अब आपके पास जो सबसे पहले कार्बन दिया हुआ था, तो कार्बन में आप नंबर ऑफ प्रोटॉन तो सिंपल पहचान सकते हो, या एटॉमिक नंबर भी कहते हो, वो यहाँ पर लिखा हुआ होता है। अच्छा, उसके बाद जो यहाँ पर लिखा हुआ होता है वो एटॉमिक मास होता है। एटॉमिक मास आपके पास सम होता है, एटॉमिक मास आपके पास सम होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन, ठीक है, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन का, ठीक है। एटॉमिक मास आपके पास सम होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन का। तो अब आपने नंबर ऑफ प्रोटॉन तो बता दिए, ठीक है, नंबर ऑफ प्रोटॉन जो कि आपको हमेशा यहाँ पर लिखे हुए मिलेंगे, जो कि 6 हैं, ठीक है। और इसे आप सिर्फ Z से भी लिख सकते थे इस पूरे की जगह। अच्छा, अब आपने नंबर ऑफ न्यूट्रॉन जो है वो मैथमेटिकली फाइंड करने होंगे। तो आपके पास यहाँ पर जो भी चीज़ होगी वो आपके पास A होगा, ठीक है। यहाँ पे जो भी चीज़ होगी वो आपके पास होंगे Z, नंबर ऑफ प्रोटॉन। अच्छा, तो एटॉमिक मास आपके पास कितना दिया हुआ है? एटॉमिक मास आपके पास 14 दिया हुआ है। एटॉमिक नंबर और नंबर ऑफ प्रोटॉन एक ही चीज़ होती है, जो कि Z है, वहाँ प्लस हो रहा है, यहाँ के माइनस होगा।
तो 14 माइनस 6 इक्वल टू n आ जाएगा। तो n आपके पास आ रहा है 8। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन है आपके पास, प्लूरल आएगा क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा है, तो ये आ गया 8, ठीक है, जिसे आप n से भी डिफाइन कर सकते हैं। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन आपके पास आ गए हैं a, अच्छा न्यूट्रॉन में ये u आता है, ठीक है। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन जो है वो आपके पास आ गए हैं 8 और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आपके पास आ गए हैं 6, ठीक है। और इन दोनों को ऐड करोगे तो वो एटॉमिक मास होता है जो कि 14 आपके पास आ जाएगा, सिंपल। बाकी क्लोरीन का भी सेम एज इट इज़ पता कर दिया गया है, आप देख सकते हो। अब ये वाली जो कैलकुलेशन है ना, ये आपको करनी है लाजमी, ठीक है। नेसेसरी तो नहीं कहा गया है, लेकिन आप करिएगा ताकि पता चल जाए कि कैसे आपने फाइंड किया है। तो क्वेश्चन नंबर 1 तो इस तरह से होगा। अलॉय आपको पता है क्या होता है कि मुख्तलिफ आप एलिमेंट्स मिलाकर एक चीज़ बना लो तो वो अलॉय होता है आपके पास, ठीक है। जैसे स्टेनलेस स्टील, ठीक है, तो वो भी एक अलॉय कहलाता है। व्हाट इज़ एन अलॉय? अलॉय क्या है? सबसे पहले आपने अलॉय को डिफाइन कर देना है। राइट डाउन द कंपोजिशन एंड वन यूज़ ऑफ ब्रास एंड ब्रोंज, ठीक है। तो ब्रास और ब्रोंज का जो है वो कंपोजिशन और एक इस्तेमाल आपने लिख देना है, ब्रास, ठीक है। अच्छा, तो अलॉय इज़ द मिक्सचर ऑफ मेटल विथ अ नॉन मेटल और अनदर मेटल। अच्छा, अलॉय में आप चाहो तो एक मेटल के साथ दूसरा मेटल मिला लो, या फिर एक मेटल के साथ दूसरा नॉन मेटल भी मिला सकते हो, तो वो आपके पास अलॉय होगा। अलॉय में ये चीज़ शर्त नहीं है कि मेटल के साथ मेटल ही मिलाओगे या नॉन मेटल के साथ नॉन मेटल, नहीं, मेटल के साथ नॉन मेटल भी मिला सकते हो, मेटल के साथ मेटल भी मिला सकते हो, दोनों चीज़ें आप कर पाओगे। अच्छा, अब आपके पास जो है वो ब्रास है, तो ब्रास की कंपोजिशन से क्या मुराद है, आपने उसको बना के नहीं दिखाना, बस उसमें आपको बताना है कि ब्रास में क्या क्या मौजूद होता है। तो ब्रास में मौजूद होता है Cu और Zn। अब Cu आपको पता है कॉपर है, और Zn आपके पास पता है जिंक होगा आपके पास, ठीक है। अच्छा, डोर नॉब यानी जो खिड़कियों के कुंडे होते हैं वो उसमें ये ब्रास से बनाए जा रहे होते हैं। अच्छा, ब्रोंज लिखा हुआ है यहाँ पर। अच्छा, तो ये जो बनता है वो Cu Zn और Sn मिलाकर, ठीक है, और इसका यूज़ होता है, कॉइन्स बनाए जाते हैं इससे, ठीक है। तो इस तरह से आपको मैंने जो है वो ये डिफ़ाइन करके बता दिया। अच्छा, अब बाकी तमाम क्वेश्चंस भी ना एज इट इज़ सॉल्व हैं आपके पास, ठीक है। मैं पूरा इसे सॉल्व नहीं करा रहा हूँ, आपको पता होगा मैं प्रीवियस भी जो मॉडल पेपर्स आपके साथ शेयर किए सॉल्व, वो मैंने पूरे सॉल्व नहीं कराए। उसकी ख़ास वजह ये थी कि मैंने आपको क्वेश्चन समझाने थे कि किस तरह के पैटर्न के क्वेश्चंस हैं और किस तरह से आपके पास आ रहे हैं। पूरा इसलिए नहीं समझाया कि बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है। अगर एक मॉडल पेपर भी मैं पूरा समझाऊंगा तो याद रखना कि मुझे कम से कम भी 1.5 घंटा चाहिए होगा एक मॉडल पेपर को पूरा समझाने के लिए। लेकिन फिर भी मैं आपके लिए जो है वो काम करता हूँ, तो आप ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो। तो कमेंट सेक्शन का इस्तेमाल करो और मुझे बताओ कि आपको पूरा सोल्यूशन चाहिए मॉडल पेपर का, यानी पूरी एक्सप्लेनेशन चाहिए। सोल्यूशन तो ये पूरा ही है, डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, जाके उसे डाउनलोड कर लो, ठीक है। तो आप मुझे बता दो कि सर हमें पूरी इसकी जो है वो सोल्यूशन चाहिए, मतलब पूरी इसकी एक्सप्लेनेशन चाहिए, तो आप पूरा एक्सप्लेन कर दीजिए, तो मैं पूरा एक्सप्लेन कर दूंगा इंशाल्लाह, ठीक है। लेकिन मेजॉरिटी कहेगी तो ऐसा नहीं कि कुछ बच्चे कह रहे हैं, क्योंकि देखो आपकी भी राय इंपॉर्टेंट है, लेकिन फिर जो है ना टाइम बहुत लगता है समझाने में, तो आप लोग मेजॉरिटी में मैसेज करना। अब इसके बाद 10th का मॉडल पेपर है, तो वो मैं इंशाल्लाह शेयर करूँगा, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद करता हूँ मेरी बात आपको समझ में आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। अपनी कीमती दुआ में मुझे ज़रूर याद